नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी आनंद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो को अवश्य ही लाइक करते होंगे। अब मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं हिमालय की बेटियाँ पाठ 3 जिनके लेखक नागार्जुन जी हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। नागार्जुन जी जो हैं वो लेखक हैं, वो कहते हैं कि मैंने ये पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। इनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि ये किस किस प्रकार से समतल मैदान में आती हैं और क्या क्या करती हैं, उन्हीं का वर्णन किया गया है। तो हम इसको थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। मतलब वो जब दूर से देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर और शांत और खोई खोई सी लगती है। संभ्रांत महिला की तरह वो प्रतीत होती हैं, यानी एक सुगढ़ महिला की तरह वो लगती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, यानी उसके प्रति जो है श्रद्धा और आदर के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता, यानी कि उन्हें ये अपने जो है उनकी गोद जो है ऐसे लगती थी जैसे वो अपनी माँ की और दादी, मौसी और मामी की गोद में बैठे हों। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय पर चढ़ा तो मैंने देखा कि इतनी दुबली पतली गंगा है, यमुना और सतलुज है, ये सभी जो है मैदान में आती हैं, तो ये बहुत बड़ी कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यानी जब ये हिमालय पर होती हैं तो बहुत ज़्यादा हंसती हैं, खिलखिलाकर हंसती हैं, और ये जो है जब मैदान में आती हैं तो इनकी हंसी कहाँ गायब हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। यानी किसी भी लड़की को जब देखता हूँ तो इतना मतलब मुझे हैरानी नहीं होती, इतनी मुझे जो है उत्सुकता नहीं होती जितना मुझे इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। यानी हिमालय की बेटियां जो हिमालय है उनको देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने माता महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अब वो कहते हैं, नागार्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं कि कहाँ जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है और किसने इन्हें बेचैन कर रखा है। जो इनके जो पिता हैं, महान हैं, इनका इतना प्रेम मिलता है तो भी जो है इनका दिल इतना उसे भरता ही नहीं। और वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा रहा है या मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यानी कि ये सब चीज़ें जो है ये वहाँ हैं, तो इसके कारण इन्हें जो है फिर भी ये लगता है कि जो है ये तृप्त नहीं है। ये सब वहाँ जो बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ हैं, जब ये जाती हैं वहाँ पर हैं तो छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ भी हैं, और सब ये चीज़ें होने के बाद भी जो है इनको यूँ लगता है कि जैसे इनका हृदय अतृप्त ही है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी कि ये जब खेलती हैं तो खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाती हैं, तो इन्हें ये सब पेड़ पौधे जो हैं ये उन्हें बहुत याद आते हैं, तो ये इन्हें जो है बीती बातें, इनको देख कर के बीती बातें याद करती हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अब वो कहते हैं कि जो हिमालय है वो बेचारा बूढ़ा है, वो कितनी चिंता करता होगा कि मेरी बेटियां जो है वो कहाँ चलेगी। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि छोटी हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी ये सभी जो नदियां हैं ये सभी बेटियां ये हिमालय की हैं छोटी छोटी, और ये सभी आंखों के सामने आती हैं, नाचने लगती हैं।
यानी उनको वो याद करते हैं नागार्जुन जी। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जो हिमालय जो है वो बहुत ज़्यादा दयालु है और उनका दिल बहुत पिघला हुआ है, तो वो एक एक बूंद को न जाने वो इकट्ठा करते हैं और ये दो महानदियाँ जो हैं उनके रूप में समुद्र की ओर वो बहते हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। वो जो है समुद्र बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है जिन्हें ये पर्वतराज हिमालय जो है उन्हें इनकी दो बेटियों को पकड़ने का उन्हें श्रेय मिलता है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यानी जिन्होंने मैदान में नहीं देखा इन नदियों को, तो वो शायद ये बात उनके ख्याल में शायद ही आए, और जो बूढ़ा हिमालय है उनकी गोद में ये बच्चियां खेलती हैं और किस प्रकार से खेली हैं ये बालिकाएं। अब इनका आकर्षक मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे ये आकर्षक जो है पहाड़ियों को पहाड़ी आदमियों को अच्छा ना लगता हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत ही भाती हैं। वो कहते हैं कि ये इतनी लुभावनी लगती हैं मुझे कि हिमालय को ससुर कहने का मन करता है, समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे कुछ भी झिझक महसूस नहीं होती है। अब आगे ये कहते हैं नागार्जुन जी कि कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यानी वो कालिदास के बारे में याद करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने जो यक्ष जो विरही यक्ष थे, मतलब विरह में जो उनके बिछड़ गई थी वो प्रेम अपने यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी बेतवा नदी जो है उनको कहते जाना, में संदेश देते जाना कि तुम्हारी वह प्रेयसी जो है वो तुम्हें पाकर बहुत ही खुश होगी। और यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। सोचा कि शायद उन महाकवियों को भी मतलब बहुत ज़्यादा ये नदियों का जो चेतन रूप था वो बहुत ज़्यादा पसंद था। और दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में इनको अलग अलग जुदा जुदा मतलब अलग अलग शक्लों में जब देखते हैं तो वो भी इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। वो अब वो काका कालेलकर के बारे में कहते हैं कि उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। यानी कि इनको बेटियों के रूप में भी देखना चाहिए कि तो हमें हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। यानी कि जो बेटियां हैं हिमालय की बेटियां, वो जो है कई रूप में है, बेटी है, माँ है, बहन है, प्रेयसी हैं, सभी रूप में वो उनको कहते हैं। तो बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। यानी कि उनका जो है मन बेचैन हो गया था, उनकी तबीयत जो है बहुत थोड़ी सी ढीली थी, तो वो वहाँ बैठ गए थे पैर को लटका करके जल में, जब वो जल बह रहा था, और तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। यानी ये सतलुज बहन तुम्हारी लीला जो है वो बहुत ही अच्छी है, अचरज करने वाली है, और तुम्हारी जय हो। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मतलब मेरा मन जो है बहुत प्रसन्न हो गया। मुदित का मतलब प्रसन्न हो गया, और हटा मन मतलब मन हटा खुमारी, और मन से जो है खुमार हट गए, यानी बेचैनी हट गई, दुख हट गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यानी वो सतलुज बहन के बारे में कहते हैं कि तुम्हारी जय हो, तुम जो है बहुत ही अद्भुत हो
और तुम जो शीतलता प्रदान करने वाली हो। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे हिमालय की बेटियों के। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर है, नदियों को माँ मानने वाली परंपरा के देश में लेखक को गंगा और यमुना ऊपर तो दुबली पतली बच्चियों सी लगती हैं, लेकिन वही मैदान में आकर अपनी बाल सुलभ चंचलता को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही एक विशाल नदी की छवि आंखों के सामने आ जाती है। यानी ये दो ऐसी नदियां हैं जिनकी जो बहुत ज़्यादा विशाल है और इनकी छवि जो है आंखों के सामने आ जाती है। अपनी इसी विशालता के कारण इसे नद की संज्ञा दी गई है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। अब तीसरा प्रश्न करते हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसीलिए कहा है क्योंकि वे धरती के प्राणियों की रक्षा और उनका लालन पालन एक माँ की तरह करती है। प्यासी धरती जब पानी पीती है तो उनमें से उगी फसल किसान को प्रसन्न करती है और लोगों की भूख मिटाती है। यानी कि जो धरती जो है प्यासी है, वो जब पानी पीती है तो जो फसल उगती है किसान उनसे बहुत खुश होते हैं और उससे जो है भूख भी मिटती है, यानी कि वहाँ अनाज पैदा होता है। अब चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने वहाँ से निकलने वाली नदियों, बर्फीली पहाड़ियों, घाटियों, झरनों, गुफाओं, वनों, सागरों आदि की प्रशंसा की है, यानी इन सभी की जो है बड़ाई की है। अब मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद है सभी को मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी और कमेंट करके अवश्य बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपना ध्यान अवश्य रखें।